सम्मान करते हुए मैं विनोद गौतम, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी काशीराम। साथियों, बहुत खुशी की बात है कि आप लोग सचमुच में जागरूक हो चुके हैं। दूर दूर से चल के आप सभी आए, आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे मंच पे बैठे मंचासीन मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद आकिब लखनऊ से चल के आए हैं। इनका भी इस संविधान बचाओ रैली यात्रा में स्वागत व अभिनंदन करते हैं। साथियों, दो तालियां हमारे प्रदेश महामंत्री डॉक्टर आकिब जी के लिए। साथियों, मंच पे बैठे हमारे माननीय प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित गौतम, प्रदेश कार्यालय प्रभारी एवं मंडल प्रभारी लखनऊ से चलकर आए, इनका भी हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे लखनऊ मंडल के महासचिव अनीस गाजी जी दूर से चलकर आए, इस संविधान बचाओ महारैली यात्रा में भाग लिया। इनका भी हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, जोरदार तालियों के साथ हमारे अनीस गाजी जी हरदोई जिला में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। साथियों, जब भी हम इनको इनवाइट करते हैं साथियों, तुरंत दौड़े चले आते हैं। साथियों, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, और हमारे लखनऊ मंडल के उपाध्यक्ष संजय कुमार जी, युवा नेता आजाद समाज पार्टी के, ये भी हमारे दिन रात संघर्ष करते हैं पार्टी के लिए, हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लिए। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। साथियों, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हृदय से वंदन और अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे प्रीमानी के जिला सचिव इनका भी हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे साथ में आए जिला प्रभारी संजीत वर्मा अपने मुखारबिंद से अभी को सम्मानित किया, और साथियों, इनका भी हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, संगीत पक्षी दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए। धन्यवाद। हमारे संगीत पासी जी दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, हमारे साथ में आए हुए जिला प्रभारी आतिश लोधी, खड़े हो जाइए। ये हमारे आतिश लोधी जिला प्रभारी हैं हरदोई के आजाद समाज पार्टी के, इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, और हमारे साथ में आजाद समाज पार्टी के जिला महासचिव धनपाल गौतम जी, ये दूर से आए, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और पार्टी के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। दलित और शोषित वंचित समाज के लिए हमेशा जो है हक की लड़ाई लड़ते हैं। साथियों, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। साथियों, और हमारे सभा में दूर दराज से आए हुए छोटे बड़े भाई, बुजुर्ग दादा लोग, और जितने भी हमारे पदाधिकारी सदस्य दलित शोषित वंचित समाज के, पुलिस डिपार्टमेंट, इनका भी हृदय की गहराइयों से वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, एक बार आप सभी के लिए जोरदार अपने सभी के लिए आप अपने लिए तालियां बजाएं। जो साथियों, सभी का हृदय की गहराइयों से वंदन व अभिनंदन करते हैं। साथियों, हमारे जो है
लाखों विधानसभा के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए साथियों। तो साथियों, हमारा संविधान बचाओ रैली यात्रा का क्या मकसद था, क्यों बुलाई गई ये रैली, क्यों हुआ इतना जमावड़ा, क्यों आए इतने लोग, क्यों सताया जा रहा है हमारा दलित शोषित वंचित समाज। साथियों, समझने की बात है, हमारा संविधान खतरे में है। राज्य में, केंद्र में बैठी भाजपा सरकार हमारे हकों की हकमारी कर रही है साथियों, इस संविधान की रक्षा के लिए आज हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप इस संविधान की रक्षा के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं साथियों। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने हक और अधिकार, अपने संविधान की रक्षा कर सकते हैं साथियों। अपने बहुजन महापुरुषों की रक्षा कर सकते हैं साथियों। आज जो आपने कर दिखाया है साथियों, इससे हमारे प्रदेश महामंत्री आकिब जी बहुत खुश हैं और कुछ ही पलों में आपके सामने ये अपनी बातें रखेंगे साथियों। तो क्यों हो रही है हकमारी हमारी, क्योंकि हम सभी जो है पिछड़े हैं, पिछड़े में आते, और हमारे भाई जितने भी यहाँ पे आए हैं सबसे पहले अनुशासन बनाए, क्योंकि पीछे मैं देख रहा हूँ कोई तो मोबाइल छेड़ रहा है और कोई बात कर रहा है साथियों। अपना अपना इतना कीमती समय निकाल के आए, लेकिन आप लोग जो है अपने समय की कीमत नहीं समझते साथियों। जो हमारे साथी वहाँ पे खड़े हैं वो यहाँ पे आगे आ जाए साथियों। मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि आप सभी थोड़ी देर के लिए हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद आकिब जी आए हैं, उनकी बातों को सुने। तो साथियों, आज आप जानते हैं भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी, काशीराम किसी परिता का मोहताज नहीं है साथियों। भाई चंद्रशेखर आजाद जी दलित शोषित वंचित समाज की लड़ाई वो खुल के लड़ रहे हैं साथियों। इस लड़ाई में आप सभी भागीदारी लो साथियों, आप सभी हिस्सा लो। भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दो, ताकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ मजबूत हो। और जो आप चाहते हैं, अभी हमारे जिला प्रभारी संगीत पासी जी ने बोला कि भाई को मैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठा हुआ देखना चाहता हूं साथियों। तो ये कब संभव होगा, ये संभव कब होगा, जब आप सभी भाई के साथ में चलने के लिए तैयार होंगे, जब आप सभी कंधे में कंधा मिला के चलेंगे साथियों, तब यह संभव हो पाएगा साथियों। जहां भी कोई दिक्कत होती है हमारी माताओं बहनों पे और हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोगों पे, तो कोई नेता खड़ा नहीं होता है साथियों, ये आप जानते हैं साथियों। वहां पे कौन खड़ा होता है, वहां पे हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी खड़े होते हैं साथियों। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हमारे लखनऊ का अम्बेडकर नगर हो, हमारी माताओं बहनों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं साथियों। तो साथियों, आप सभी समय होने से पहले, समय आने से पहले आप सभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी का दामन थामो और इस आजाद समाज पार्टी काशीराम के कारवां को आगे बढ़ाओ साथियों। तभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, तभी आपको असली न्याय मिल सकता है साथियों। भीम आर्मी, भारत एकता मिशन एक संगठन है जो भाई के नेतृत्व में बना।
क्यों बनाई गई आजाद समाज पार्टी? आजाद समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं थी। भीम आर्मी में खुश थे भाई। भीम आर्मी भाई के नेतृत्व में बनी। साथियों, संगठन आप जानते हैं, संगठन बहुत मजबूत होता है, लेकिन उतना मजबूत नहीं होता है कि पूरी तरह से कोई आपको न्याय मिल सके। साथियों, पूरी तरह से न्याय मिलने के लिए, दिलाने के लिए भाई ने देखा दलित शोषित वंचित समाज पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं सुन रहा है। कहीं पे अंबेडकर साहब की मूर्ति खंडित की जा रही है, कहीं पे गौतम बुद्ध की प्रतिमा पे कालिक पोती जा रही है, कहीं पे हमारी माताओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कहीं पे हमारी माताएं बहनें बहुत ज्यादा सताई जा रही हैं। जगह जगह हमारे दलित शोषित वंचित समाज के लोग पीटे जा रहे हैं। देहाती भाषा में कहते हैं पीटे जा रहे हैं। और हमारी माताएं बहनों पे अभी तो बहुत घिनौना एक वीडियो सामने आया। हमारी एक माता पे, आदिवासी समाज की महिला थी, वो क्या बताएं, इस मंच पे बोलते हुए शर्म आती है। इस भाजपा सरकार में उस पे सर पे पेशाब की जा रही है। क्या हमारी माताएं बहनें इसी के लायक हैं? बोलिए, क्या इसी के लायक हैं हमारी माताएं बहनें? फिर अरे जागो मेरे भाइयों, अपने मान सम्मान के लिए जागो, अपनी हकमारी के लिए जागो, अपनी माताओं बहनों के लिए जागो। अरे वो लोग अपनी माताओं बहनों को तो देवी समझते हैं और हमारी माताओं बहनों को पैर की ज्योति समझते हैं। साथियों, ताली मत बजाइए, बहुत घिनौनी बात है। क्या हमारी माताएं बहनें इसी के लायक हैं? क्या पेशाब करने के लायक हैं? क्या उनके क्षीर हरण किए जाते हैं, दिन दहाड़े उठाई जाती है, क्या इसी के लायक हैं? क्या हमारी माताएं बहनें सम्मान के लायक नहीं है? इसका दोषी कौन है? गौर से सोचिए। ताली बिल्कुल नहीं बजाइएगा, जहां पे ताली बजाने लायक हो वहां पे ताली बजाइएगा। क्या आप अपनी माताओं बहनों के सम्मान के लिए नहीं लड़ सकते हैं? आज संविधान को बदलने की बात की जा रही है। क्या आप लोग इस संविधान को नहीं बचा सकते हैं? क्या आपके रगों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का खून नहीं है? संत गाडगे महाराज का खून नहीं है? माता अवंतीबाई लोधी का खून नहीं है? अरे इस भारत में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। मैं इस वजह से उनका बखान नहीं किया क्योंकि समय बहुत कम है। इस भारत में एक से एक महापुरुष पैदा हुए। आज अगर वो संघर्ष नहीं करते तो आज इस मंच से, आजाद समाज पार्टी काशीराम की मंच से मुझे बोलने का अधिकार नहीं होता। सचमुच में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इतना संघर्ष किया। साथियों, आज हमारी माताओं बहनों के तन पे जो साड़ियां हैं, जो हमारे भाई जो अच्छे अच्छे कपड़े, हमारी बहनें जो अच्छे अच्छे कपड़े, रंग बिरंगी कपड़े पहने हैं, कान में कुंडल, बिछुआ, नाक में जो अनेक श्रृंगार हैं, जो हमारे भाइयों के तन पे जो हरे, लाल, सफेद जो कपड़े हैं, जो आज ये कोट, ये सदरी ये पहने हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन है। साथियों, उन्होंने संघर्ष किया, आज हमें बोलने का अधिकार मिला। साथियों, आज वही संविधान खत्म करने की बात की जा रही है। साथियों, क्या आप उसे खत्म होने देंगे? साथियों, क्या अपने हक और अधिकार के लिए आप नहीं लड़ेंगे? साथियों, अरे मैं इस मंच से आज ये कह रहा हूं इस सरकार को कि आप अपनी इस नाकाम हरकत में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, अगर आपने संविधान बदल दिया तो फिर बहुत कुछ बदल जाएगा। साथियों, पूरा इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। साथियों,
हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने संघर्ष किया। उन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हमारे इस देश के मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है। मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात की जा रही है। अरे मुसलमानों के बारे में सोचो। अरे अब्दुल कलाम जैसे लोग हुए हैं इस देश में, माता फातिमा शेख जैसी माताएं हुई है मुसलमान परिवार में। बजाओ ताली माता फातिमा शेख के लिए। कौन निकाल सकता है मुसलमान को इस देश से? क्या उसका देश नहीं है? क्या मुसलमानों का यह देश नहीं है? उन्होंने संघर्ष किया। सुल्ताना हैदर अली टीपू जैसे लोग हुए इस देश में। साथियों बजाइए ताली, जहां पे ताली बजाने वाला हो वहां पे बजाइए ताली। साथियों हमारी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनेगी जब इस देश का बच्चा, इस देश का मुसलमान, इस देश का हमारा दलित शोषित वंचित आदिवासी समाज के, हमारे ओबीसी के लोग, हमारे एससी के लोग, हमारे 85% भाई जिन पे अत्याचार होते हैं वो सही चैन से जी सकेगा। साथियों हमारा सभी का मकसद है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाना है और इस देश में पूरी तरह से परिवर्तन करना है। साथियों अरे साथियों कहने के लिए बहुत कुछ है। आज गरीब होता जा रहा है साथियों, अमीर होता जा रहा है साथियों। आज हमारी जेब में कुछ नहीं बचा है साथियों। ये किसकी देन है? ये भाजपा सरकार की देन है साथियों। इस भाजपा सरकार को बदलो। जब तक इस देश की सरकार को आप नहीं बदलेंगे तब तक अर्थव्यवस्था, हमारे बहुजन महापुरुषों की मान सम्मान, हमारी माताओं बहनों के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकते। साथियों क्या आप देंगे ऐसी सरकार को वोट जो हमारी माता बहनों के साथ में खिलवाड़ करती है? साथियों क्या आप बनाएंगे ऐसी सरकार दोबारा? साथियों मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। आज हालत यह है कि हमारा भाई किसान बहुत परेशान है, उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा। अरे एक समय था अच्छी फसलें हुआ करती थी, किसान बाजार से जाके बेच के उसको अपनी जेब में पैसे रख के अपने बच्चों का पेट चलाता था, अपने बच्चों के लिए कपड़ा लाता था। आज हमारे भाइयों को, हमारे किसान भाइयों को उचित दाम नहीं मिलता है, उसकी कीमत उचित नहीं मिलती है। ऊपर से ये तमाम सार छोड़वा रखे, तमाम गायें छोड़वा रखी हैं। समय कहाँ पहुंच गया है? रातों में पहरा दिया करते थे लोग गाँव में बहुत पहले समय था, कहा करते थे लोग जागते रहो। आज दोबारा घूम के समय आ गया, खेतों में लोग जाग रहे हैं। कहते हैं ना जागते रहो। अगर खेतों में नहीं जागेंगे तो कुछ भी ना पेट में आएगा ना कुछ घर में आएगा। ये किसकी देन है? ये भाइयों बुरा मत मानना, ये आप भी इसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? क्योंकि अगर आप ऐसी सरकार को वोट नहीं देते तो आज केंद्र में और राज्य में नहीं बैठ पाती। साथियों आप जागो, समय आने से पहले जागो। ऐसी सरकार को मत चुनो कि हमारी जेब खाली कर दे। अरे उसको क्या मालूम, ऐसी सरकार को क्या मालूम जिसके करोड़ों रुपए के कोट बिकते हैं उतारे हुए। इसको क्या मालूम जो एयर कंडीशन में सोते हैं, उनको क्या मालूम गरीबी क्या होती है। हम रातों में जाते हैं, कभी हमारा भी एक कारोबार है, जब अपने घर जाते हैं तब देखते हैं किसान रातों में जाग रहे हैं। अरे कहाँ समय ला दिया बाबा, आपको मठ में होना चाहिए था। आप हमारे भाइयों को मठ में ला रहे हैं। आप पूरी तरह से इस अर्थव्यवस्था को बेकार कर रहे हैं भारत की। हमारा किसान भाई बहुत ज्यादा गरीब होता जा रहा है और आपके उद्योगपति जो है बढ़ते जा रहे हैं। इनके साथ में अन्याय मत करो। ये अगर सरकार बना सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं।
कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप में वो क्षमता है साथियों। कितने लोग भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सरकार बना, चंद्रशेखर आजाद जी की सरकार को बनता हुआ देखना चाहते हैं साथियों। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। आप बदलिएगा नहीं, बिल्कुल भाई चंद्रशेखर आजाद जी के सामने खड़े रहो। सेंधमारी हो रही है, हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है। हमारे लोग भड़कना नहीं, हमारे लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, ये क्या करेंगे, ये लड़के लड़के हैं। अरे लड़के लड़के हैं क्या, ये कभी बूढ़े नहीं होंगे, ये कभी बूढ़े होंगे। आज कहा जाता है लोग गलियों में घूमते हैं, हम गलियों में अपनी माताओं बहनों के लिए घूमते हैं, किसी के लिए नहीं घूमते हैं। अपने महापुरुषों के मान सम्मान के लिए घूमते हैं, अपने संविधान की रक्षा के लिए घूमते हैं। और यह संविधान हम बिल्कुल नहीं बदलने देंगे साथियों, नहीं बदलने देंगे साथियों। समय बहुत कम है और हम चाहते हैं कि आगे का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। साथियों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत तहे से धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में बने रहो मजबूती से। अभी तो ये पिक्चर है, बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में लाओ, पूरी तरह से जो है गरीबी इस देश से मिटाओ साथियों। सभी को जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परम आदरणीय जिलाध्यक्ष विनोद गौतम जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हमारे जिलाध्यक्ष जी का। साथियों जैसा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि कहीं न कहीं हमारी आप लोगों की कमी है। हम लोग जब ये चुनाव आता है साथियों, हम लोगों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अब वो इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, जब चुनाव के 10-5 दिन बचते हैं वो हमारे घर आते हैं, हमारे जैसे लोगों को एक दारू के पौवे में खरीद लेते हैं, हमारे माता बहनों को वो साड़ियों में खरीद लेते हैं। लेकिन मैं अपने माता बहनों से और अपने सभी सम्मानित साथियों से गुजारिश करता हूं कि उन लोगों को ऐसा सबक सिखा दो, ऐसा सबक सिखा दो ताकि वो भविष्य में कभी हमारे साथ में छल और कपट करने की तो बात छोड़ो साथियों, सोच समझ नहीं सकते हैं। और वो कहना क्या होगा, कहना ये होगा वो हमारे पास आते हैं, दारू पिलाते हैं, कहीं पैसे देते हैं, कहीं साड़ियां माता बहनों को देते हैं। हम लोग उनको ले लो, वोट जो दें वो ले लो, लेकिन जब बात आती है वोट की साथियों, तो वोट हमें बहुत सोच और समझ कर देना चाहिए। उन लोगों के बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ताकि वो लोग समझे कि अब ये लोग जाग चुके हैं, समझ चुके हैं, अब ये लोग हमारे बहकावे में नहीं आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब हमारे बीच में उपस्थित हमारे मंडल के महासचिव माननीय अनिश गाजी जी, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत चाहेंगे साथियों, जो कि हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने बात को रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथियों, जय भीम। हाँ थोड़ा लगे तो जय भीम। सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम, लाखों करोड़ों महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जिलाध्यक्ष और हरदोई जिले की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत लगन से बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। हमारे अमित भाई प्रदेश कार्यालय प्रभारी और हमारे मंडल प्रदेश महासचिव आकिब अंसारी साहब, दोस्तों जिले की टीम बहुत अच्छा काम करे और आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए, हमारी दोस्तों माताओं बहनों सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
इतने लोग इकट्ठे हुए और इतने लोग हर विधानसभा हर जिले में हम लोग जा रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। इतने लोग कैसे इकट्ठे हुए? इतने लोग पार्टी को जाने, आज सब जान रहे हैं, भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को सब जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं? भाई ने संघर्ष शुरू किया था जो मुश्किल से 10-20 लोगों के साथ अन्याय अत्याचार के खिलाफ, लेकिन लोगों को जोड़ते रहे, प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के संघर्ष में सबके साथ खड़े रहे, दुख सुख में खड़े रहे, तभी ना इतने लोग जुड़ते गए। तो हम लोगों का सबसे बड़ा काम तो यही है कि कम से कम जितने लोग हैं एक दूसरे की मदद करते रहें। जब तक सत्ता शासन नहीं आता है तो फिर इनसे मनवादियों से सुरक्षा कैसे की जाएगी? माँ बहनों की और अपने भाइयों की। जहाँ देखो जो लखेरा कोई पीट दे रहा, कोई माँ बहन को आंख दिखा रहा है, अरे आंख दिखाएगा तो आंख नोचने का काम किया जाएगा, और हाथ उठाएगा तो हाथ उखाड़ देने का काम किया जाएगा। जब तक सत्ता शासन नहीं आता हम लोग मिलजुल के खड़े रहें, और हर आदमी की जिम्मेदारी है कम से कम 10-10 लोगों को अपने साथ जोड़े, पार्टी के साथ जोड़े, संगठन के साथ जोड़े, तभी ना हम इनका मुकाबला कर पाएंगे। सत्ता शासन का इंतजार कब तक किया जाएगा? अरे जब आएगी सत्ता शासन तब आएगी, जुड़ते रहेंगे लोग, सत्ता शासन एक दिन आ ही जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक इनसे मुकाबला करना है ना। संविधान बचाना है, इज्जत आबरू बचानी है, सब लोगों को सुरक्षित रखना है, तो ये संगठन की ताकत से ही हो सकता है। तो संगठन में सबसे पहले हम लोग ये प्रण लेके जाएं, कम से कम 10-20 लोगों को प्यार मोहब्बत से जोड़ के सबके साथ खड़े होकर मिलजुल के सबको एक मंच पे ला करके, जहाँ कोई किसी के साथ कोई घटना होती है, कोई हमारा भाई परेशान किया जाता है, कोई किसी के साथ माँ बहनों के साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, तो हम लोग पूरी टीम के साथ पहुंचे। तो टीम का जब बढ़ेगी तभी इसका मुकाबला किया जा सकता है सत्ता शासन के खिलाफ। अगर 10-20 लोग कहीं जाओगे तो डबट के भगा देगा थाना और चौकी, कहीं भी जाओगे। लेकिन जब 500 लोग खड़े होंगे तो उसको काम करना पड़ेगा, फिर जो अन्याय अत्याचारी है उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, सब कुछ होगा। तो सबसे बड़ी कहने की बात तो यह है कि संगठित रहो और लोगों को जोड़ो, प्यार मोहब्बत से एक साथ ला करके, तभी तो कारवां आगे बढ़ेगा, सत्ता शासन तभी तो आएगा दोस्तों। और हमारे अध्यक्ष जी एक बात और कह दें आपसे कि सबसे पहले माँ बहनों की मान सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये मुझे आज लगा कि या तो भाई सब लोग, हम लोग भी दरी बिछा के बैठे, और या तो फिर हमारी माँ बहनों के लिए भी कुर्सी अगली बार से ये कतई नहीं होनी चाहिए कि माँ बहनें जमीन बैठे हम लोग कुर्सी पे बैठे। ये चीज नहीं थी। या तो सब जमीन पे बैठेंगे, हम भी जमीन पे बैठेंगे दरी बिछा के, या तो फिर 10-50 कुर्सी और लाके माँ बहनें भी कुर्सी पे बैठे। तो अभी हमारे प्रदेश के साथी आपको और बातें बताएंगे। बाकी हमारे महासचिव जी हैं वो और विस्तार से बताएंगे, पूरे प्रदेश के लिए बताएंगे। हम लोग तो अपना 2-4 जिले देख रहे हैं, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। आप लोगों के साथ, आप लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि पार्टी में लग करके, एक दूसरे के साथ लग करके संगठन को बढ़ाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, भाई को मजबूत करेंगे। एक दिन प्रदेश और देश में भी अपनी सत्ता होगी, भाई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होंगे, तब तो फिर खुले से संविधान तो लमसम इन्होंने कुछ बहुत तो खत्म क्या करते हैं। बहुत शातिर लोग हैं मनवादी भाई। ये संविधान पहले तो चाह रहे थे कि इसमें अमेंडमेंट करें, लेकिन जब देखा कि बहुजन समाज उत्तेजित हो जाएगा, फिर ये हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो इन्होंने एक रणनीति चलाई जो नौकरियां इन्होंने सब प्राइवेट करना शुरू कर दिया। अब जब नौकरी सब प्राइवेट हो जाएंगी तो फिर आरक्षण के लाभ कहाँ मिलेगा? क्या आरक्षण का लाभ? तो इसलिए इनसे बहुत होशियार रहना है, संगठित होकर काम करना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। आने वाले टाइम में सत्ता भी आएगी, लेकिन जब तक सत्ता नहीं तब तक इनसे लड़ करके मुकाबला किया जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बातों में समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडल महासचिव जी के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत।
जो भी हमारे सम्मानित साथी इधर उधर खड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कृपया वो 10 मिनट का अपना अमूल्य समय इस सभा में दें और बातों को समझें। साथियों, जैसा कि हमारे मंडल महासचिव जी ने आपको बताया, बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर तो कोई हाथ दिखाए तो उसे हाथ उखाड़ने का काम करेंगे, कोई आंख दिखाए तो आंख निकाल लेने का कार्य करेंगे। साथियों, जब तक हम लोगों के बीच में एकता नहीं होगी तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देखो, जैसे आज हमारे यहाँ नूरपुर हथौड़ा में हमारे बड़े भाई प्रेमपाल जी संघर्ष कर रहे हैं और उनके साथ में हम देख रहे हैं कि लोग साथीगण उनका सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, नेता मंत्री विधायक कहीं से पैदा नहीं किए जाते, वो हमारे ही आप लोग जैसे होते हैं वही नेता मंत्री विधायक बनते हैं। तो मैं एक बार अपने दिल की बात कहता हूँ, हमारे बड़े भाई प्रेमपाल जी ऐसे ही संघर्ष करते रहें तो एक बार साथियों उन्हें विधायक के रूप में मैं देखना चाहता हूँ और ये मेरी आशा है। साथियों, हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, आप लोग देख रहे हैं रात दिन कितना संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनकी इस संघर्ष को सलामी करता हूं और अपने मंच पर उपस्थित हमारे मंचासीन दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, मैं इनको भी सलामी करता हूं और यही उम्मीद और आशा है आप लोगों से भी कि अपने साझा समाज पार्टी के कारवा को रात दिन आगे बढ़ाने का कार्य करें। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब मैं आशा करता हूं अपने बीच में उपस्थित हमारे मंडल प्रभारी एवं कार्यालय प्रभारी एवं कोषाध्यक्ष अमित गौतम जी से कि अपनी बात को रखें। साथियों, जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। साथियों, जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह ज्योतिबा फूले साहब, स्वाभिमान आंदोलन के जनक पेरियार ईवी रामासाई नायकर जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, सामाजिक क्रांति के पुरोधा नारायण गुरु, चोखा मेला संत रविदास जी, कबीरदास जी, तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए मंच पर मंचासीन आज के मुख्य अतिथि हमारे भाई राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य प्रदेश महासचिव डॉक्टर मोहम्मद आकिब जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती वक्त निकालकर आज इस नूरपुर हथौड़ा कार्यक्रम में आप यहां पे आए। इनके साथ में हमारे मंडल के महासचिव अनीस गाजी जी, हमारे मंडल उपाध्यक्ष संजय कुमार जी, जिला प्रभारी संचित वर्मा जी और हमारे तेज तर्रार जिला अध्यक्ष विनोद गौतम जी और इस कार्यक्रम को व्यवस्थित करने वाले प्रेमपाल जी के साथ में मंच पर और भी विभिन्न बहुत सम्मानित साथी बैठे हैं और यहाँ पे बहुत से विधानसभा के अध्यक्ष भी हमारे आए हैं। उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस तरह से आप लोग बिलग्राम में रैली किए, रैली के बाद यहाँ पे कार्यक्रम को व्यवस्थित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जब भी कोई कार्यक्रम होता है हम सभी एक कार्यक्रम में शरीक होते हैं कि आज हम वहां जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, सुनेंगे, जाके जो मुख्य अतिथि आते हैं वो कहते हैं मुख्य अतिथि क्या कह रहे हैं उसके बारे में हम जानेंगे, उनकी बातों पर विचार करेंगे। लेकिन जैसा होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है।
जो बताया जाता है, जो समझाया जाता है, वो आप इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। साथियों, ये कार्यक्रम समाज जागरूकता सम्मेलन भी है और संविधान बचाओ यात्रा के तहत यहाँ पे हम लोग आए हैं। आज वर्तमान में जिस तरह से जो सरकार है केंद्र में या प्रदेश में इस संविधान को खत्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। अब आप लोग जानते हैं कि आज जितनी भी घटनाएं हो रही हैं वो किस समुदाय के साथ हो रही है। हत्या होती है, बलात्कार होता है, कहीं पे जबरन जमीन निकाली जाती है, किसी का कोई सामान रखवा लिया जाता है। ये किस समुदाय के साथ हो रहा है ये सब आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ये दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों के साथ नहीं हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। और जितनी भी पार्टी है वो सब दूसरे की बात करती है। आप दूसरी पार्टी में देखेंगे वहां सभी मिलेंगे, वहां सभी समुदाय के लोग होंगे, लेकिन हमारे समुदाय के लोग भी होते हैं वहां पे, जो दलित भी होंगे, पिछड़े भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, लेकिन उनकी हैसियत वहां क्या है? उनकी हैसियत वहां पे क्या है? ये आपने देखा अभी जिस तरह से संसद में विभूड़ी ने जिस तरह से एक हमारे सम्मानित सांसद के लिए बोला, उसके बाद क्या हुआ? 2-4 दिन चर्चा हुई, बात वहीं पे खत्म हो गई। कोई इस समाज को जिस तरह से चाह रहा है उस तरह से गाली दे रहा है। अब तो संसद के अंदर में भी गाली देने लगे। वो गाली सिर्फ मुस्लिम समाज के किसी नेता को नहीं थी, वो पूरे बहुजन समाज को गाली थी। वो किसी एक आदमी को गाली नहीं दे रहा था, वो आप लोगों को बता रहा था कि आपकी हैसियत क्या है इस देश में। अभी तक तो लोग पीछे से बोलते थे, अब तो सामने से मंच पर लोग बोल, वहां पे संसद में लोग बोल रहे हैं। ये व्यवस्था है, ये बता रहे हैं कि आपकी हैसियत क्या है, आप लोगों को कहाँ रहना। और ये सब कब हो रहा है? हमारी माँ बहनों के साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे अधिकारियों को छीना जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, हम लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आप जानते हैं कि यहाँ पे अभी किसी का कोई घटना हो जाए, अभी FIR लिखाने जाता है तो पहले क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं। यहाँ पे हमारे जिलाध्यक्ष भाई कितने फोन जाते हैं, हमें बताते हैं यार यहाँ पे घटना हुई, वहाँ पे नहीं लिखा जा रहा था, हमने लिखवाया। ये कब हो रहा है? ये तब हो रहा है जब इस देश का संविधान आपके साथ में है, उन लोगों के साथ में नहीं है। इस देश का संविधान आज है, ये तब हो रहा है आपके साथ में जब संविधान आपको सुरक्षा दे रहा है। आप जरा सोच के देखिए, अगर इस संविधान को ये लोग बदल देंगे तो फिर क्या होगा? और क्या था आज से 70 साल पहले जब ये संविधान लागू नहीं था, उससे पहले क्या स्थिति थी? आप सभी जानते हैं ना, मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं। कहाँ अड़िया रहती थी, कहाँ कैसे चलते थे, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? आप इतिहास को जानना जरूरी है। मानवर साहब ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी बदलाव नहीं कर सकती। इसलिए आप सभी युवा साथियों से मेरी निवेदन है कि आप लोग पढ़ें, जाने, अपने इतिहास को पहचाने कि आप किस समुदाय से आते हैं। आपको यहाँ तक इस सम्मान के साथ बैठाने के लिए किसने किसने अपनी जाने दी है, क्या क्या संघर्ष हुआ, इसको पहचान। सिर्फ आए, नीला गमछा डाले, थोड़ी देर बातें सुने, चले गए, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे तो मीटिंग होती रहेगी, हम लोग आते रहेंगे, कहते रहेंगे। आपको खुद जागृत होना पड़ेगा। मैं छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जब पार्टी में आया था 3 साल पहले, तो मुझे बहुत कुछ नहीं पता था। मुझे डॉक्टर आकिब साहब ने कुछ किताबें सजेस्ट की कि अमित जी आप ये किताबें पढ़िए। मैंने वो किताबें पढ़ी। इन्होंने मुझे किताब दी चमचा युग, एक किताब दी मुझे गुलामगिरी, इस तरह से कई सारी किताबें दी मुझे। ये किताबों के नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इन किताबों को पढ़ें। मैं जब आया था तो मैं भी बिल्कुल नया कहीं चला आया था, पहली बार आपसे इत्तेफाकन मुलाकात हुई। आपने मुझे बताया, समझाया। ये चाहते तो इनके अंदर अगर जातिवाद होता, धर्म विशेष की बातें करते तो शायद मुझे ना बताते,
लेकिन इनके अंदर, क्योंकि ये बहुजन समाज के लोग अपना भाई मानते हैं और ये मानते हैं कि सभी मेरे भाई हैं, इनका दर्द मेरा दर्द है। और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि जो मेरे साथ में जितने भी लोग आ रहे हैं मैं सबको सिखाऊंगा, बढ़ाऊंगा। एक कैडर दिया जाता है, एक समझाया जाता है। इन्होंने मुझे वो रास्ता बताया कि ये रास्ता है, इसको पढ़िए, आप समझिए, आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वही चीज हम भी बता रहे, हो सकता है आपको यहाँ पे किसी ने ना उस तरह से भी अवगत कराया हो, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ कि आप लोग भी जागृत होइए, किताबों को पढ़िए, आप जानिए उदय चमार कौन था, आप जानिए गंगाराम मेहतर कौन थे, माता दीन बनूंगी कौन थे, चेतराम जाटव कौन थे, आपको जानना होगा। बुद्धू भगत कौन थे। ऐसे तमाम महापुरुष थे जिन्होंने हम लोगों के लिए हम लोगों को हक दिलाने के लिए अपनी जानें दी है, लेकिन हमारे समाज के लोग सब भूल गए। वो जो अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे ना, एक पौवा दारू में और सब चीजों में बिक जाते हैं। साथियों, धोखा मत दीजिए अपने आप को, हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, समाज को धोखा मत दीजिए। आप हर एक इंसान, बाबा साहब भी अकेले थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी, तभी आज हम लोग यहाँ पे हैं। अगर वो अधिकार न दिलाते, संविधान ना बनाते, तो शायद हमको अधिकार, ये कभी भी उनकी मंशा नहीं थी दूसरे लोगों की कि इनको अधिकार दिया जाए। लेकिन बाबा साहब जैसा विद्वान इस देश में कोई था नहीं, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बाबा साहब से ज्यादा शिक्षा इस देश में किसी के पास थी नहीं, ना है, आज भी उनसे ज्यादा शिक्षित कोई नहीं है। दूसरे देशों में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनको अभी भी सम्मानित किया जाता है, उनकी मूर्ति लगी, यहाँ पे तोड़ा जाता है। पूरे भारत देश में और पूरे संसार में अगर किसी की सबसे ज्यादा मूर्ति है तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की है। ये बहुत सम्मान का विषय है, बहुत सम्मान की गर्व की बात है कि हमारे रगों में जिनका खून दौड़ रहा है, वो आज भी हम सबके अंदर जीवित हैं और कहते हैं, बता रहे हैं, हम लोग को जागृत कर रहे हैं कि जागो मेरे समाज के लोगों, कब तक तुम लोग सोते रहोगे। मैं तो अपना जीवन तुम लोगों के लिए अर्पण करके चला गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये संविधान देते जा रहा हूँ, मेरे जाने के बाद ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। वो रात रात भर किताबें लिखते थे, बहुत सी किताबें लिखी उन्होंने, उनकी लाइब्रेरी में 30,000 किताबें थी, जो उस समय का सबसे बड़ा संग्रह था। ये किसी को पता ही नहीं रहता है, हमारे लोगों को कोई जान ही नहीं रहता, उनको खाली ये ट्विटर, व्हाट्सएप देख लिया, फेसबुक देख लिया, 2-4 रील देख ली, हो गया काम। अरे अपने महापुरुषों को तो जान लो, कितनी डिग्री थी उनके पास, ये तो जान लो, किस संघर्ष को लेकर चले थे, क्या विचारधारा है, ये तो जान लो। खाली ताली बजाने से, आने से, चले जाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको जानना पड़ेगा। बिना जागृति, अपने अंदर जागृति के कोई बदलाव नहीं आता है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी ना जानते, न पढ़ते, न समझते, तो वो भी बैठे रहते कहीं पे। उनको महसूस हुआ, उनको दर्द महसूस हुआ, वो समाज के लिए खड़े हुए, और आज कहां से कहां कारवा पहुंच गया है, आप सब देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरह से रैली हो रही है, वहां चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, राजस्थान में चुनाव होने वाला है, वहां पे हमारी अच्छी भागीदारी रहेगी सरकार में। वो कैसे संभव है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी 24 घंटे मेहनत कर, ये कार्यक्रम यहाँ आज हो रहा है, इसके लिए पिछले 1 हफ्ते से तैयारी चल रही है। यहाँ मीटिंग, वहां बताओ, वहां भी पर्चे छपाओ। और मैं कई पदाधिकारियों से बात करता, कह रहा आज तो बहुत थक गया हूँ साहब, वहां गया था। सोचिए उस अकेले भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, जो रोज मेहनत करता है, रोज जनता के बीच में जाता है, रोज कहीं ना कहीं जनसभा करता है, क्या उसका परिवार नहीं है, उसकी माँ बहन बेटी नहीं है? लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने परिवार को पीछे कर इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस परिवार की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी थी, जिस परिवार की लड़ाई मनोहर काशीराम साहब ने लड़ी थी। अब समय आ गया है साथियों कि उनका साथ दिया जाए। आपको विरोधी बताएंगे, आपको विरोधी बहकाएंगे, कहेंगे लड़कों की पार्टी है, यहाँ तक लड़के हैं। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप बताइए, 18 साल की उम्र में जब लड़का हो जाता है तो उसको, लड़का या लड़की कोई भी 18 साल का हो जाता है, उसको वोट का अधिकार दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? वो क्यों दिया जाता है? वोट का अधिकार तभी है, दिमागी रूप से स्वस्थ है, अब ये अपना अच्छा बुरा जानता है, अपने लिए अच्छा भविष्य जान सकता है। एक डीएम, 25 साल का डीएम एक जिला संभालता है,
संभालता है कि नहीं संभालता? आप सब लोग जाने देखते होंगे, नए नए डीएम आते हैं, 25 साल 26 साल 27 साल के डीएम कैसे आते हैं? पढ़ लिख कर आते हैं, और उनको आप लोग एक्सेप्ट करते हैं डीएम साहब के पास ऐसे खड़े रहते हैं दूर तक। समय सबको मिलता है, और युवाओं, जब युवा जागता है, जब युवा आंदोलन करता है, तभी बदलाव आता है। और अब आजाद समाज पार्टी इस देश में 70% युवा लोग हैं। ये जितनी जनसंख्या है इस देश में, उसमें 70% युवा। ये कहा जाता है जो भारतवर्ष है ये युवाओं का देश है, यहाँ युवा सबसे ज्यादा है। अब युवाओं का देश है, युवा जुड़ रहे हैं, तो इनको जो भड़काने वाले हैं उनके लिए आप लोगों को उनसे ये कहना है, अरे ये तो युवाओं का देश है, 70% इस देश में युवा समाज रहते हैं, उसी युवाओं का नेता है चंद्रशेखर आजाद, हमारा भाई है, हम तो उसका साथ देंगे। तो आप लोग उनका साथ दीजिए। आप लोगों को तरह तरह के प्रलोभन देकर इस तरह से बहकाया जाएगा, मिशन से हटाया जाएगा, ताकि आप लोग इस आजाद समाज पार्टी से ना जुड़े, भीम आर्मी से ना जुड़े। और इसके सिवा कोई और पार्टी है आपके पास? बताइए जो आपकी बात करती हो। ऐसी कोई भीम आर्मी की तरह संगठन है जो हर आपके दुख तकलीफ में खड़ा होता हो? है कोई संगठन? आप एक फोन करते हैं, कहीं कोई और पहुंचता है? सिर्फ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग पहुंचते हैं। थाना हो, पुलिस हो, कहीं कोई झगड़ा हो जाए वहां पहुंचते हैं, उसको बराबर कराते हैं, उसको आपस में लड़ाई को बढ़ाते हैं, चलो हो गया आपस में, उसको बराबर कर दो, आगे बातें ना हो। हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आप सभी लोग आज जो संघर्ष कर रहा है, उस महान युवा नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी का साथ दीजिए और अपने आप को जागृत करिए, पढ़िए। जब तक आप लोग जानेंगे नहीं, विचारधारा को नहीं जानेंगे, बहुजन विचारधारा क्या है, तब तक आप लोग कहाँ जाने? बहुजन का मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। SC ST OBC माइनॉरिटी मिला के बहुजन समाज बनता है, 85% बहुजन समाज बोलते हैं। इन सब बातों को आपको खाली कहने से नहीं होगा, उसमें कौन कौन से महापुरुष थे, हर जाति के लोग आपको जानना पड़ेगा। मैंने अभी जो महापुरुषों को कुछ नाम बताए थे, उसमें कई सारी जातियों के नाम लिए थे। तो आप लोग को जब उन जातियों में जाएं तो उनके बारे में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे क्या, कैसे आपसे जुड़ेगा आदमी। तो आप लोग पहले पढ़िए, जानिए, क्योंकि पढ़ना जानना बहुत जरूरी, बिना पढ़े लिखे कुछ होगा नहीं। और बहुत हम लोग अब निर्णायक मोड़ पे हैं। अगर यहाँ पे हम लोग एकत्रित होकर लड़ाई नहीं लड़े तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसी जगह पे हम लोग खड़े हैं। अब बहुत ज्यादा अभी नहीं बोलते हुए, लेकिन समय कम है, और अब हमारे मुख्य अतिथि जी अभी आप लोगों को बहुत विस्तृत तौर पे पार्टी के बारे में बताएंगे, ये पार्टी क्यों बनी, कैसे बनी, सारी चीजें अभी आपको बताएंगे। आप लोग बहुत एकाग्रता के साथ इनकी बातों को सुने, और जितने भी साथी इधर दूर दूर से बैठे हैं, मीटिंग में आए थे वहाँ बैठे हैं, उन लोगों से मेरी गुजारिश है, वहाँ बैठने के लिए आए हो तो मत आया करो। जिसको बातें ना सुननी हो, जो यहाँ पे आ नहीं सकता है, जो महापुरुषों की विचारधारा को सुन नहीं सकता है, उसको आने की जरूरत नहीं, वो क्योंकि वो आज आएगा कल फिर भाग जाएगा। जिसको दर्द होता है वो यहाँ बैठा हुआ है, जिसको दर्द नहीं हो वहाँ दूर खड़ा होकर तमाशा देख रहा है, खाली वो आ गया है फोटो सेल्फी के लिए। ऐसे लोग बदलाव नहीं करते हैं, ऐसे लोग आपको और पीछे ले जाते हैं। वहाँ दूर खड़े लोगों को भूल जाइए, जो खड़े हैं वो बेकार लोग हैं, वो कभी आपके संघर्ष में साथ नहीं देंगे। तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः एक बार यहाँ की जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी और सभी हमारे साथियों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष इन्हें आपको बताया, साथियों हम आप लोगों को अपने हक और अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत है और शिक्षित होने की जरूरत है। साथियों, शिक्षा बहुत अहम चीज होती है। मैं यहाँ पर सभी सम्मानित लोगों से निवेदन करता हूँ, यहाँ पर उपस्थित हमारी माता बहनें, उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। आधी रोटी खाएं पर शिक्षा जरूर दिलाएं। साथियों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और जब हम आप लोगों को अपने हक के बारे में नहीं पता होगा, अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, तो साथियों हम आप लोग इनसे कोई बात ही नहीं कर सकते। अब देखो,
बात कर रहे हैं वो लोग संविधान बदलने की, बोल रहे हैं बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जर्जर और पुराना हो गया है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, उनके माँ बाप बूढ़े हो गए, क्या वो अपने माँ बाप को बदलेंगे? बताओ साथियों, बदलेंगे? फिर वो मेरे संविधान पे क्यों उंगली दिखा रहे हैं? संविधान बदलना कोई खेल नहीं है। जो लोग संविधान बदल देंगे, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के समर्थन में रहें और उनके हाथों को मजबूत करें, और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी की विचारधारा को एक से दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आजाद समाज पार्टी आने वाले समय में सत्ता में हो। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि संविधान बदलना खेल नहीं है उन बच्चों का, कि संविधान बदलना वो खेल नहीं है उन बच्चों का। आजाद समाज पार्टी पीछे पड़ी है तो पसीना निकल आएगा अच्छों का। साथियों, अब मैं चलिए हमारे दादाजी अब हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री जी का स्वागत करते हैं हम लोग तालियों के साथ में साथियों, ताकि अपना ये कीमती समय निकाल करके इस नूरपुर हथौड़ा की पावन धरती पे पधारे हैं। साथियों, एक बार तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, जोरदार तालियों से स्वागत हमारे प्रदेश महामंत्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम। शोषित वंचित समाज, गरीब पिछड़ा समाज, दबे कुचले समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, उनको सलाम करते हुए मैं अपनी बात आरंभ करूंगा। इस मंच पर मंचासील हमारे विधानसभा जिला कार्यकारिणी, जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक समेत हमारे मंडल महासचिव, मंडल प्रभारी, प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं आप सब सभी सम्मानित साथी जिन्होंने इस मीटिंग में आकर इस मीटिंग की शोभा बढ़ाई और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष को समझने के लिए, बाबा साहब काशीराम साहब के संघर्ष को समझने के लिए यहाँ पर अपनी उपस्थिति आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन बंदन। साथियों, संविधान के लिए हम लोग बहुत सी बातें जो है यहाँ के वक्ता कड़ों ने कही, बहुत सी चीजें कही, और हमारे भविष्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो सभी बातें जो है सभी ने कही। मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि संविधान का मतलब क्या है? संविधान यानी बराबर का नियम, बराबर का विधान। जो नियम आपके लिए लागू हो वही नियम हमारे लिए भी लागू हो। अगर एक विधायक का बेटा, एक सांसद का बेटा, एक राजा का बेटा, एक अमीर का बेटा कोई जुर्म करता हो तो उसको जो कानून सजा दे वही सेम सजा, वही बराबर का सजा एक गरीब को बेटे को मिले। और अगर गरीब का बेटा वही जुर्म करता है तो जो सजा अमीर के बेटे को मिल रही है और जो भी चीज उसको मिल रही है कानूनन, वही चीज उसको भी मिले। तो ये होता है संविधान। संविधान इसी आशय के साथ बनाया गया था कि इस देश के तमाम शोषित वंचित करोड़ों माओ बहनों जिनको हजारों सालों से ना कोई हक मिला था, ना कोई अधिकार मिला था, ना कोई जमीन मिला था, ना कोई पक्का मकान मिला था, ना सही से रहने खाने के लिए इस सिस्टम में कोई व्यवस्था थी, तो उसके लिए बाबा साहब ने अपनी कई रातें जो है आप लोग के लिए जागकर ये संविधान यहाँ पे रचित की।
लेकिन क्या इस संविधान का फायदा इस देश के तमाम शोषित वंचित लोगों को मिला? क्या इस संविधान का फायदा गरीब पिछड़े मजदूर लोगों को मिला? कहाँ मिला? अगर आज मिला होता तो क्या हम लोग यहाँ पे सामाजिक जागरूकता सम्मेलन करते? और क्या यहाँ पर हम लोग 80% आबादी इस देश में होते हुए भी आज यहाँ पे सामाजिक जागरूकता सम्मेलन करते? क्या हम लोग यहाँ पे सिर्फ माइक पकड़कर बाबा साहब और काशीराम साहब का नाम लेते और अपनी सरकार भी नहीं बना पाता? तो आखिर किसकी इसमें गलती? इसमें गलती है हम लोगों की। बाबा साहब ने संविधान तो दे दिया, बाबा साहब ने आपको सुरक्षित सीटें तो दे दी, लेकिन हम ये पहचानने में गलती करते रहे कि हमें वोट किसको देना है, हमें किस पार्टी को चुनना है, हमें किस नेता को चुनना है। हम ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं, ये हम अंतर कर ही नहीं पाते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए इस समय काम कर रहा है, कौन सा नेता हमारे हक और अधिकारों के लिए इस देश की सड़कों पे घूम रहा है। हम ये अंतर कर ही नहीं पाते हैं कि कौन सा नेता, कौन सा भाई हमारा हमारे माता और बहनों के हक अधिकारों के लिए पुलिस वालों से, प्रशासन से संघर्ष कर रहा है। हम ये अंतर कर ही नहीं पाते हैं कि हम जिन सड़कों पर चलते चलते 10 साल 15 साल हो गए जहाँ पे हमारे बच्चे गिर के चोट खाते हैं, और हम ये सवाल नहीं पूछ पाते हैं कि जिस विधायक को हमने वोट दिया था वो विधायक क्यों नहीं काम कर रहा। उसी संविधान के जरिए वो विधायक चुना जाता है, उसी संविधान के जरिए आपको बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार भी दिया है। लेकिन क्या अगर आपके बाबा साहब और काशीराम साहब के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो आपका वोट व्यर्थ होगा। आप अगर अपने ही समाज में से किसी अन्य पार्टी के कैंडिडेट को वोट दे भी देंगे, उसको जिता भी देंगे, तो उसका कुछ भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके वो बाबा साहब और काशीराम साहब के विचारों पर चलने वाला व्यक्ति नहीं होगा। अगर आप विधायक सांसद 1144 करीब 1150 पूरे देश में विधानसभाएं हैं जो कि सुरक्षित है, जहां पे दलित समाज, एससी समाज अपने वोटों से अपने ही समाज के व्यक्ति को विधानसभाओं में भेजता है, और ऐसे ही कम से कम 80-90 लोकसभा इस पूरे देश में है जो सुरक्षित है, जहां पे एससी समाज अपने ही वोटों से अपने ही व्यक्ति को उस संसद में भेजता है। लेकिन क्या इतने लोगों को आप द्वारा भेजने के बाद भी आपके हक अधिकार, आपके खिलाफ जो अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं, क्या उसके लिए किसी ने आवाज उठाई? आप खुद बताइए, क्या किसी ने ऐसी आवाज उठाई जब आपके खिलाफ अन्याय होता है, जब आपके खिलाफ अत्याचार होता है? तो क्या किसी ने संसद से, क्या किसी ने विधानसभा से आपके लिए आवाज उठाई? क्यों नहीं उठाई? कभी इसका आपने आकलन किया? क्यों? क्योंकि वो माननीय काशीराम साहब कहते थे कि वो भेड़ के रूप में भेड़िया होगा, आपके बीच में तो आएगा, आपका वोट लेके जाएगा, लेकिन आपको 5 साल तक ठेंगा दिखाता रहेगा और आप हाथ मलते रहेंगे, और 5 साल तक अपने परिवार को, अपने बच्चों को, खाली अपना महल वो खड़ा कर लेगा, लेकिन आपकी झोपड़ी वहीं सूखी की सूखी पड़ी रहेगी, बारिश में पानी टपकता रहेगा। आपके बच्चे आज भी, कल भी, परसों भी जैसे जाके बम्बई दिल्ली काम करते थे वैसे ही काम करते रहेंगे। आपके तन पे आज भी वही कपड़ा हफ्ते में 4 बार बदला जाएगा, फिर भी आपकी आत्मा नहीं जागती। आपकी जब तबीयत खराब होती है तो आप सरकारी अस्पतालों के बाहर जाते हैं, पर्ची कटाते हैं और आपका नंबर आता है 3-4 घंटे बाद, कभी डॉक्टर नहीं तो कभी दवा नहीं है, तो कभी पानी नहीं है, कभी ग्लूकोज नहीं है, और आप दर दर भटकते हुए कभी लखनऊ, कभी इधर, कभी उधर जाते हैं। आपका पैसा भी खर्च होता है, लेकिन आपका समुचित इलाज नहीं हो पाता। तो इसकी देन क्यों है? इस शासन, सत्ता, राजपाट में जितना उनका हक है उतना ही हक आपका। अगर उनको आप वोट देके जिताते आए हैं तो आपको ये उम्मीद भी उनसे करना चाहिए कि आपको कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये सब चीजें आपके लिए अच्छे ढंग से व्यवस्थित करें। अभी कई ऐसे हमारी बहनें, माताएं हैं जो कॉलेज दूर होने की वजह से दूर पढ़ने के लिए नहीं जा सकती। तो क्या 77 सालों में सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं हुआ कि वो हर गांव में एक स्कूल खोल सके, एक कॉलेज खोल सके?
पैसा हुआ कि नहीं हुआ? आखिर इतना टैक्स का पैसा जो लाखों करोड़ों हजारों करोड़ों का पैसा जो जाता है वो कहाँ पे जाता है, किस जगह जाता है? क्या कभी आपने सवाल किया कि आपने अगर एक विधानसभा में एक विधायक को वोट देके उस विधानसभा में भेजा है और अगर वो किसी भी विभाग का मंत्री बना है तो आपके लिए उसने क्या किया? कभी आपने सवाल किया? आपके पास वो वोट मांगने आया तो आप ये नहीं देखते ये किस पार्टी का, आप सिर्फ ये देखते कि अपने समाज का। फिर आप ये लोग आके कहते हैं उसी के लोग, अरे इसी को जिता दो नहीं तो आपका वोट खराब हो जाएगा, इसको दे दोगे तो कहीं वो ना जीत जाए, कहीं इसको दे दो कहीं वो ना जीत जाए। आज तक आप लोग खाली लोगों को जिताते हुए आए, कभी क्या आपने अपने आप को जिताने के लिए वोट किया? इन 77 सालों में क्या आपने अपने आप को जिताने के लिए वोट किया? कब आप करेंगे? अब वो समय आया है, अब वो उम्मीद जगी है कि माननीय काशीराम साहब के जाने के बाद एक आम आदमी, एक किसान का बेटा, एक दलित का बेटा, एक शोषित वंचित समाज का बेटा, एक पिछड़े समाज का बेटा, एक मुसलमान का बेटा ये सोच सकता है कि अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में सफेद कपड़ा पहन के कलम लगा के इस देश में नेतागिरी कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी को मजबूत करना पड़ेगा। हमें भाई चंद्रशेखर आजाद जी को संगठनात्मक रूप से निचले स्तर तक अन्य विभिन्न जातियों को एक साथ जोड़कर इस संगठन की मजबूती के लिए, इस पार्टी की मजबूती के लिए उनका सहारा बनना पड़ेगा। हमें लोगों को वोट के रूप में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें लोगों को वोट की ताकत बतानी पड़ेगी कि आपका एक एक वोट आजाद समाज पार्टी की नींव खड़ा कर रहा है। आपका एक एक वोट भाई को हौसला देगा, भाई को हिम्मत देगा, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जितना भी वो संघर्ष कर रहे हैं उसमें बल देगा। आजाद समाज पार्टी काशीराम का निर्माण इसी उद्देश्य के साथ हुआ है कि इस देश में जो इतने सालों से, हजारों सालों से इस देश में बिना शासन सत्ता, जब राजा महाराजाओं का दौर था तब भी आपके हक अधिकार छीने जा रहे थे, तब भी आप लोगों को जो भी इसमें खड़ा होने की कोशिश करता था उसको दबाया जाता था, उसको उठने नहीं दिया जाता था। आज भी वही व्यवस्था है, बस सिर्फ इतना फर्क है कि कल जो है राजतंत्र था तो और आज लोकतंत्र है। लेकिन इस लोकतंत्र में अगर तो लोगों की सुनवाई ना हो, उनके हक अधिकारों की बात ना हो और उन पे जुल्म और अत्याचार हो तो वो लोकतंत्र किस काम का? आपको अगर बाबा साहब ने वोट दिया है, अधिकार दिया है कि अपने वोट का इस्तेमाल अपने आप दिमाग से, अपने विवेक से, अपने दिल की आवाज से करो और आप अपना वोट अगर ऐसे फेंक आओगे तो आपके हक और अधिकार, आपके सम्मान की रक्षा 5 साल कौन करेगा? अगर आप ताकतवर नहीं बनाओगे तो हम आपको ताकत कैसे दिलाएंगे? अगर आप हमें उस सम्मानित संसद में, उस सम्मानित विधानसभा में नहीं भेजोगे तो आपका सम्मान कहां से सुरक्षित रहेगा? अगर आप उस कुर्सी तक भाई चंद्रशेखर आजाद जी को नहीं बैठाओगे तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपके खिलाफ जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है वो कैसे रुकेंगे? उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये सामाजिक जागरूकता सम्मेलन यहाँ हो रही है, वैसे आप टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले, गांव गांव में, गलियों गलियों में, घरों घरों में आपको करने पड़ेंगे। जितने भी हमारे माताएं बहनें हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, उन सबको ये समझना होगा कि इस बहुजन हिताय बहुजन सुखाय विचारधारा को, जो कि माननीय काशीराम साहब ने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पे अपने समाज को सत्ता का स्वाद चखाया था, आज वही दौर फिर से हमें लाने की जरूरत है। तो साथियों, आज से आप सब लोग कमर कस लें कि ये सम्मेलन, ये जागरूकता या इतना मीटिंग, टेंट फेंट या जो भी हम लोग यहाँ आते हैं किस लिए आते हैं? इसी उम्मीद में आते हैं कि अपने सोए हुए समाज को कैसे हम राजनीतिक हिस्सेदारी दिला सकें। लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए आपको सब गुण सीखने पड़ेंगे। आपको सब राजनीति में कुशलता पाने के लिए, राजनीति में सफलता पाने के लिए राजनीतिक रूप से आपको कुशल बनना पड़ेगा। आपको उन सभी पदों पे पदाधिकारियों को बनाने में मदद करने पड़ेंगे जिससे हमें वोट के दिन, चुनाव के दिन वोट मिल सकेगा।
अगर आपके बूथ पे आधा समाज पार्टी के 10 पदाधिकारी नहीं है तो यहाँ पे अगर हम सामाजिक जागरूकता सम्मेलन कर भी लेते हैं तो चुनाव के दिन हमको वोट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वोट दिलाने के काम पार्टी और संगठन के निचले स्तर के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी करते हैं। वही पार्टी की नींव होते हैं, वही पार्टी के आधार होते हैं। तो आप सब जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो, चाहे गांव में हो, वार्ड में हो, आप लोग अपने अपने 55 साथियों को जोड़ने की जिम्मेदारी लें और उनको जोड़कर इस संगठन को बल दें, मजबूती दें कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आप कुर्सी पर बैठाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि 15 अगस्त के दिन आपके समाज में से कोई व्यक्ति जाके वहां पे झंडा फहराए, उस लाल किले पे फहराए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बाबा साहब को सच्चे दिल से मानते हो, अगर आपके अंदर बाबा साहब माननीय काशीराम साहब का खून है, तो आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि आपका वोट वहीं पे जाए जहाँ पे बाबा साहब और काशीराम साहब की आत्मा बसती हो, जहाँ पे उनके विचार ज्वलित होते हों। तो आजाद समाज पार्टी काशीराम अगर इतने सालों से उनके लोग सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, इस जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, तो इसी आशा के साथ कर रहे हैं कि एक दिन हमारा ये समाज जगेगा और जगाएगा। जगो भी और लोगों को जगाओ भी, उनको बताओ भी कि उठो, बहुत देर हो चुकी, हम 77 सालों से सोए रहे और हमारे हक और अधिकार उलटते रहे। उठो मेरे भाइयों, उठो मेरे बहनों, चलो आजाद समाज पार्टी काशीराम का दामन थाम लो। एक ऐसा मसीहा आया, एक ऐसा बेटा आया है आपका कि जो अभी सभी शोषित वंचित समाज, गरीब पिछड़ा समाज का नेतृत्व करने के लिए मजबूती से आपके साथ खड़ा है, आपके लिए संघर्ष कर रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहा है। आखिर हम लोग नेता क्यों चुनते हैं? हम लोग नेता क्यों चुनते हैं? नेता को मजबूत क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि वो पूरे समाज को सुरक्षा दे सके, सम्मान दे सके, उनके अधिकार दिला सके। उस नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हमें नेता को मजबूत करना होगा। और एक नेता आप पूरे समाज में बदलाव ला सकता है, लेकिन समाज के लोगों का भी ये फर्ज बनता है, ये अधिकार बनता है कि उस नेता को जमीन स्तरीय पे मदद करें, उसको मजबूत करें। अगर आपका नेता मजबूत नहीं रहेगा तो आप चिल्लाते रहोगे, आप दर्द में कराहते रहोगे, आपके खिलाफ अत्याचार होता रहेगा, आपके खिलाफ अन्याय होता रहेगा, लेकिन आपकी बात सुनी नहीं जाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के प्रभाव के कारण आपके खिलाफ हुए अत्याचार और अन्याय पे पुलिस थानों में रिपोर्ट तो लिख दी जाती है, लेकिन राजनीति में हिस्सेदारी ना होने के कारण, राजनीति में हमारे विधानसभाओं में विधायक ना होने के कारण, संसद में हमारे सांसद ना होने के कारण इस रिपोर्ट में जब विवेचना होती है FIR के बाद, तो उस विवेचना में अपराधी को छोड़ दिया जाता है। और अगर वहां भी हम दबाव बनाते हैं तो ये कोलोजियम सिस्टम अपने संक्रमण से फिर उस अपराधी को छोड़ देता है। तो मेरे साथियों, अपने इस धन धरती राजपाट में अपनी 85%, अपनी 90% हिस्सेदारी के लिए आप सबको राजनीतिक रूप से सशक्त बनने की जरूरत है। अगर आज आप नहीं बने और आप यूं ही 5 सालों तक भोला राम बन के वोट देते रहे तो आप अपने समाज की दुर्गति के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि आपकी बहनें, आपकी बेटियों की शादी अच्छे घरों में हो, आप अगर चाहते हैं कि आपके बेटे की अच्छी नौकरी हो, आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव आए, तो इसके लिए आजाद समाज पार्टी काशीराम और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, खाली आपके अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना आ जाए, आपको ये एहसास हो जाए कि आज तक हम जिनको वोट देते आए वो हमको छलते आए, आज तक हम जिनके बहकाव में आ गए वो लोग अच्छे नहीं हैं। हम लोग तो अपने समाज के बेटे को वोट देंगे, और उस बेटे को वोट देंगे जो माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब के विचारों को इस जमीनी स्तर पर लेकर चल रहा है, जो इस राजनीति में भी अपने आदर्शों और उसूलों को समझौता में न कर रहा हो। तो मेरे साथियों,
बहुत सालों से इस समाज को जगाया जा रहा है, ठोक ठोक कर माननीय काशीराम साहब जगाए, बाबा साहब जगाए, फुले साहब जगाए, लेकिन ये समाज जब उनके महापुरुष इस दुनिया से चले जाते हैं तब ये समाज जागता है। तो ऐसा इस बार ना हो। इस बार उनके जो भी रहबर, जो भी उनको रास्ता दिखाने के लिए एक नेता इस दुनिया में रहे, उनके जीते जी समाज अपने आप को पैरों पे खड़ा कर ले। नहीं तो ये दौर ऐसा आने वाला है, संविधान बदलने की बात तो छोड़ दीजिए, उस संविधान को छुएंगे भी नहीं। लेकिन जब संविधान का राज ही नहीं स्थापित होगा तो आपके बदलने या ना बदलने से क्या फर्क पड़ने वाला है। जब वो संविधान को छुएंगे नहीं, वो संविधान कहेंगे ठीक, आप कह दो कि नहीं बदलो, हम नहीं बदलते, लेकिन उस संविधान को बक्से में भर के अगर ताला मार देंगे और संविधान का राज नहीं रहेगा तो आपके नाम बदलने से या कहने से कुछ मतलब है? तो इससे अच्छा है कि अगर आप संविधान का राज चाहते हो तो पहले आपको अपना राज स्वयं स्थापित करना होगा। अगर इस संविधान का आप चाहते हो कि संविधान में जितने भी आपके लिए हक और अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों और हक को आपको लेना है, आपको पाना है, उसके लिए आपको अपनी सत्ता, अपनी सरकार स्वयं बनानी होगी। और इस लोकतंत्र में बाबा साहब ने आपको एक बहुत कीमती चीज दिया है, वो है वोट का अधिकार। इस वोट के अधिकार को आप लोग समझ जाओगे जिस दिन, उस दिन आपकी सत्ता भी होगी, आपकी सरकार भी होगी, आपके आगे एसपी और डीएम भी झुकेंगे, आपका काम सुनेंगे। मेरे साथियों, इस सामाजिक जागरूकता सम्मेलन को जिस हिसाब से यहाँ के जिलाध्यक्ष, यहाँ की आयोजक कमेटी और आप लोगों ने इसमें सहभागिता करके इसको सफल बनाया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद आपको कहता हूं। ऐसे ही आप लोग जागरूक होकर अपने समाज के बारे में चिंतन करें, अपने समाज के बारे में सोचें, समझें कि हमें भविष्य में आने वाली चुनौतियों से कैसे निपटना है, और इसको निपटने के लिए हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। कल को भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अगर इस हरदोई के पावन धरती पे उनको लेकर आना है तो आप सबको मिलकर ऐसा काम दिखाना होगा कि हम अपनी अगर रिपोर्ट ऊपर रखें तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी स्वयं इस हरदोई में आने के लिए आतुर हो जाए। इसके लिए आप सबको जिला अध्यक्ष जी के माध्यम से यहाँ के जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी सबको मजबूत करना होगा। आपको स्वयं उसमें भर्ती होना पड़ेगा। जैसे हम नौकरी के लिए भर्ती होते हैं ना, फॉर्म भरते हैं, जगह जहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे नौकरी निकली, यहाँ पे निकली है, वैसे ही अगर आपके अंदर ये राजनीतिक चेतना जाग गई कि हम अपने समाज को, अपने भाई को उस कुर्सी पर बैठाना है, तो आप स्वयं आए, आप स्वयं जाएंगे। ये समाज और ये सरकार जितना हमारा रहेगा उतना आपका भी रहेगा, उससे जितना फायदा हमारे लोगों का होगा उतना आपके लोगों का भी होगा। तो इस सरकार आजाद समाज पार्टी काशीराम को एक राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए इस देश में स्थापित करने के लिए और एक संघर्षशील, मेहनतकश नेता को इस देश में कुर्सी पर बैठाने के लिए हम सबको जाति पात तोड़कर रोटी बेटी का रिश्ता करना पड़ेगा। अपने अंदर एक भाईचारा जो पैदा करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ से गए तो एक रास्ता ये जाति का निकल गया, ये रास्ता अलग जाति का निकल गया, ये रास्ता अलग जाति का निकल गया। तो आप सबको जातियों को नहीं तोड़ना है, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। आप लोग को एकजुट होकर करना है। आप लोग को ये समझना है कि हम लोग एक ही छतरी के नीचे, कोई लाल है तो कोई पीला है तो कोई सफेद है, कोई मोटा है तो कोई दुबला है, लेकिन सब एक छतरी के नीचे हैं। तो आप सबको ये समझने की आवश्यकता है, आपसी भाईचारा को बढ़ाने की आवश्यकता है, तभी हमारा ये समाज एक हो पाएगा, एकजुट हो पाएगा। आप लोग इस मीटिंग को सफल बनाए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग और अपनी अपनी जगहों पे मीटिंग करते रहें, और जो भी आपको राजनीति में ना समझ पाए वो आप अपने सीनियरों से पूछते रहें, यहाँ तक कि मुझसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर राजनीति करना नहीं आती है तो राजनीति करिए। अगर आप इंसाफ, आप कुछ मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए अगर आप
हाथ उठाते हैं, अपनी झोली उठाते हैं, तो फिर आपको राजनीति भी करनी आनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, आप चाहते हैं कि आपके हक अधिकार मिले, तो आपको राजनीति भी सीखनी आनी चाहिए, सीखना पड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आप सभी बंधुओं का, माताओं बहनों का विशेष तौर पे कि आप लोगों ने बैठकर यहाँ पे चिंतन मनन से पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। और जैसा कि अनिल गाजी साहब ने कहा, तो अगली बार से कुर्सी का भी इंतजाम यहाँ पे रहे। धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, जय भारत।